सो बेसिकली अब हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अपना बैंकिंग वाला सेक्शन। एक तो बैंकिंग वाला पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। लेट मी क्लियर दिस वंस। सो चैप्टर में बैंकिंग वाला जो है इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हिस्ट्री क्या रही है इंडियन बैंक्स की। तो 1770 में पहला बैंक जो इंडिया का इस्टेब्लिश हुआ था, जिसको हम बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी बोलते हैं, सब कुछ ब्रिटिश रूल के टाइम पे हुआ था। उसके बाद हमारे डिफरेंट डेट्स पे जो बंगाल है, बॉम्बे और मद्रास है, जो प्रेसिडेंसीज थी बेसिकली ब्रिटिश रूल के दौरान, तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल बैंक्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई। 1920 में ये सारे प्रेसिडेंसी बैंक्स को हमने मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। एंड उसके बाद 1955 में इसको चेंज करके हमने क्या बना दिया, एसबीआई बना दिया। ना बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेस्ड ऑन, अगर हम इन ओनरशिप के बेसिस पे देखें तो हमारे यहाँ पे दो टाइप के बैंक हैं, द पब्लिक एंड द प्राइवेट। सो पब्लिक मतलब जहाँ पे मेजोरिटी जो ओनरशिप है वो हमारी किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। एंड प्राइवेट मतलब जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ ओनरशिप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की होगी ना। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखें तो एक होता है कमर्शियल बैंक, जो कि जैसे कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, ग्रांट देता है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस देता है, तो हमारा कमर्शियल बैंक होता है, जिसका मेन मोटिव भी होता है प्रॉफिट ऑफ रिटर्न करना। नॉट डेवलपमेंट बैंक्स, नाम से पता चल रहा है किसी इसको डेवलपमेंट करना है, सो ये प्रमोशन कराएगा एंड डेवलपमेंट कराएगा इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स की। ठीक है, और ये क्या डेवलपमेंट के लिए हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स देंगे फॉर द सेम। ना कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, जो कोऑपरेशन, नाम से पता चला है कोऑपरेशन के लिए बने हैं। जैसे फाइनेंशियल एंटिटी जो बिलोंग करती है उसके मेंबर्स के लिए, जो कि खुद ओनर्स हैं एंड कस्टमर्स भी हैं उस बैंक के। ठीक है, देन वी हैव द स्पेशलाइज्ड बैंक्स, मतलब किसी स्पेशलाइज फंक्शन के लिए, किसी स्पेसिफिक नीड्स के हैं, जैसे कि नबार्ड है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। डिफरेंशिएट बैंक्स मतलब जो कि एक डिफरेंट लाइसेंस के अंदर वो काम करते हैं, डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं। एग्जाम्पल्स का स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देन वी हैव द सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो सुपरवाइज, कंट्रोल, रेगुलेट करता है जो भी एक्टिविटीज हो रही है कंट्री के कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, मतलब सारे बैंक्स के थ्रू। नाउ शेड्यूल्स की अगर मैं बात करूँ, ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल बैंक्स होते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक्स होते हैं। शेड्यूल बैंक्स कौन से हैं, जो कि लिस्ट है सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट में, और उनमें कुछ उनको फैसिलिटीज एंजॉय मिलती है, जैसे कि वो डेब्ट एंड लोन ले सकते हैं बैंक रेट पे आरबीआई से। ठीक है, वो अवेल कर सकते हैं फैसिलिटी, री डिस्काउंट करा सकते हैं अपनी फर्स्ट क्लास एक्सचेंज बिल्स को फ्रॉम दी आरबीआई। भी आरबीआई है, आई पता नहीं कहाँ गया इसका। नॉन स्पेशलाइज मतलब जो कि कवर नहीं है, और इसलिए इनको जो वाली दो वाली फैसिलिटीज़ है नहीं मिलेंगी। ना ही वो बैंक रेट पे टैप ले सकते हैं, और ना ही वो री डिस्काउंट करा सकते हैं अपनी एक्सचेंज बिल्स को। ठीक है, नौ बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो अगर बात करें हिस्ट्री की, तो 1 अप्रैल 1935 में पहली बार जो है उसके बनाए आरबीआई एक्ट के थ्रू, और उसको नेशनलाइज बाद में 1949 में किया गया था। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सेंट्रल बैंक के रेगुलेटर है, सारे बैंक्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी हम इसको कहते हैं। एंड इसमें बेसिकली गवर्नर होता है एंड 4 डिप्टी गवर्नर, तो एक गवर्नर होगा, 4 हमारे क्या होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, और प्लस में एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होता है, जो इसको अपॉइंट कौन करता है, जीओआई। जनरली सबको ही जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। ठीक है, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर से अलग। नो फंक्शंस क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, सबसे पहले इश्योर ऑफ करेंसी, जितनी भी हमारी करेंसी है देश की, वो यही छापता है, प्रिंट करता है वो। एंड मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब एक मॉनेटरी पॉलिसी को यही डिजाइन करता है। लैंड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब जब हमारे कमर्शियल बैंक्स को इमरजेंसी पड़ती है, डिफिकल्टी होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई भी सिचुएशन आ जाती है, तो वो लास्ट रिजॉर्ट मतलब एक तरीके से लेंडर है, वो उनको आके लोन वोन दे सकता है बुरे वक्त में भी। बैंकर टू द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का भी बैंक है, गवर्नमेंट की जितने भी बैंकिंग वाले फंक्शन है यही करता है। बैंकर्स बैंकर का भी बैंक है, तो एक तरीके से जैसे हमारा रिश्ता हमारे कमर्शियल बैंक के साथ होता है, ऐसे कमर्शियल बैंक का रिश्ता आरबीआई के साथ होता है। मैनेजर है फॉरेन एक्सचेंज का भी मैनेज करता है, जो भी फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। एंड ये रेगुलेटर है, सुपरविजन करता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स का भी, जो भी हमारे आजकल डिजिटल पेमेंट्स वगैरह हो रही है, तो चाहे इनको भी देखता है। जब बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स का, तो ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, जिसके हमने देखा था ये कौन से बैंक्स थे जो सबसे पहले खुले थे, जैसे कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान ऐसे करके। तो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक और ये लैंड आउट करते हैं। इनको रेगुलेट और मैनेज कौन करता है, आरबीआई करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू। एंड इनका मेन फंक्शंस क्या है, ये वही एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट, लोन्स देंगे, कलेक्ट करेंगे चेक को, पेइंग एक्सपेंसेस, प्रोवाइड करेंगे लोकल फैसिलिटी, पैसा रख सकते हो वहाँ पे, मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन एंड कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में भी इनका अदर रोल है, जो इंपॉर्टेंट है। ना टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया क्या है, तो सबसे पहला है पब्लिक,
जिसमें एटलीस्ट 51% जो ओनरशिप है वो किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। और ऐसे 12 मेजर जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में। एंड वहीं पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं जिनकी जो मेजोरिटी ओनरशिप है वो किसके हाथ में होती है, हमारे प्राइवेट के हाथ में, ठीक है। तो 21 ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। अब बात करते हैं फॉरेन बैंक्स की, मतलब फॉरेन बैंक्स ऐसी जिनके बेसिकली बैंक्स तो वो फॉरेन के हैं, फॉरेन कंट्री के हैं, लेकिन उनकी कुछ ब्रांचेस हैं जो कि इंडिया में है, ठीक है, जो जिनके हेडक्वार्टर क्या है फॉरेन कंट्री है, लेकिन ब्रांचेस क्या है इंडिया में है। डिफरेंशियल बैंक जैसे हमने पहले देखा था, इनका कुछ अलग ही सिस्टम होता है और एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जिनको लाइसेंस आरबीआई देता है, और कुछ स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स ही हमारे डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं, वी कैन से दैट। तो डिफरेंशियल बैंक्स को हम आगे देखें तो ऐसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जिनको लाइसेंस आरबीआई देता है और प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक डिफरेंट तरीके के बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, और ये डिफरेंट होते हैं यूजुअल यूनिवर्सल बैंक से। तो यूनिवर्सल बैंक्स क्या है, ऑल दो अदर जितने भी बैंक्स हैं उन डिफरेंशियल के अलावा प्राइवेट हो, पब्लिक हो, फॉरेन हो, वो सबको यूनिवर्सल का पार्ट होते हैं, डिफरेंशियल वाले अलग है। कैसे लगे हम देख लेते हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से वही लाइसेंस बाय आरबीआई, बार बार वही बात है, स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विस के लिए। और ये पे हमारे यहाँ पे जो भी कमर्शियल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सब कुछ आता है। ये ऑपरेट होते हैं लोकलाइज एरिया में, जनरली लोकलाइज एरियाज में होते हैं, और यहाँ पे कहीं भी हो सकता है एनीवेयर इंडिया में। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या क्या वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, टाइम डिपॉजिट ये वो, इस पे कोई भी ये एक्सेप्ट कर सकता है कुछ भी, मतलब टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट दोनों। यहाँ पे जो लोन है इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस होती है, और यहाँ पे वो कोई भी लोन दे सकते हैं, 40% बस TIL का कैटेगरी होती है, इस तरीके से। तो ये सारे हमारे डिफरेंशियल हमारे यूनिवर्सल बैंक्स हैं। अगर हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ डिफरेंशियल बैंक्स की, तो सबसे पहले हमारा आता है पेमेंट बैंक्स। तो बेसिकली ऑपरेट करते हैं स्मॉलर स्केल पे, और यहाँ पे कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, जस्ट इनके नाम से ये जस्ट पेमेंट करेंगे, आपकी कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसे को इधर उधर कर सकते हैं बस। देन वे आर द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, मतलब छोटा फाइनेंस दे सकते हैं, इसका मतलब प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज टू अनसर्व्ड एंड अनबैंक्ड रीजन्स को देते हैं। जनरली किसको देते हैं, ऐसे रीजन्स को जो बहुत छोटे हैं, जो जिन पे नजर नहीं गई है इस तरीके से बड़े बड़े बैंक्स की। लोकल एरिया बैंक मतलब जो लोकल एरिया में रहेंगे, ठीक है। तो ये जुरिस्डिक्शन इनकी सिर्फ 2 या 2 से 3 जो है डिस्ट्रिक्ट्स में ही रहते हैं, और ये रेगुलेट होते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है हमें। रीजनल रूरल बैंक्स, तो नाम से होता है रीजन, रूरल बैंक्स है, रूरल में ही लगेंगे, सर्व करेंगे रूरल एरियाज को, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बेसिक बैंकिंग एंड एडिक्वेट फाइनेंशियल सर्विसेज देंगे, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अगर हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है हमारे कमर्शियल बैंक एंड RRBs में, तो जनरली में डिफरेंस नहीं देखना, हमें इंडिविजुअली देखना है कि कमर्शियल बैंक क्या है, RRB कैसे, अलग अलग हम इसको तरीके से पढ़ेंगे इसको। ओके, सो हम क्या पढ़ रहे थे, दैट इज हम पढ़ रहे थे डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बेसिकली हम नहीं पढ़ेंगे, हम नॉर्मली पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक क्या है, RRB क्या है, तो मैं इकट्ठा नहीं पढ़ रहे, अभी इसको भूल जाएंगे, अभी पढ़ेंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के आगे क्या कमर्शियल बैंक आते हैं, बिल्कुल आते हैं। क्या CRR SLR इनको मेंटेन करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। क्या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसके बारे में हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ लेंगे, और मैं पढ़ा भी है, ठीक है, जिसपे हम वैसे इमरजेंसी में जो हमारी कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, वो क्या लेती हैं, लोन लेती हैं फ्रॉम दी RBI। तो क्या एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। क्या PSL इनको रखना पड़ता है, बिल्कुल, एंड कितना 40%। इनकी प्रेजेंस कहाँ रहती है, ऑल अराउंड द कंट्री, पूरे कंट्री में कहीं भी हो सकती है। क्या वोटिंग पावर उनके पास, वो डिपेंड करता है कितने शेयर्स किसके हैं, ठीक है। वहीं पे अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को भूल जाते हैं, कमर्शियल बैंक वाले पार्ट को, फिर RRB को देखते हैं। क्या वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर आते हैं, बिल्कुल ये भी आते हैं, बट ये साथ में RRB एक्ट के अंदर भी आते हैं, ठीक है। CRR SLR बिल्कुल मेंटेन करते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अगर मैं बात करूँ तो इनको 75% जो लोन है वो पैसे में देना पड़ता है, क्योंकि इनका नाम ही है ना रीजनल रूरल बैंक, और प्रायोरिटी आपको उनको देनी पड़ेगी, अपने जो भी रीजन है, रूरल है, उस बैंक को। उनकी जो प्रेजेंस है डेफिनेटली वो कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स तक होती हैं। वोटिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट एंड जिस भी स्पॉन्सरिंग बैंक जो होता है उसकी रहती है, ठीक है। तो ये खुद पे उनका खुद भी कोई ऐसे मेंबर नहीं होते हैं इनके, ठीक है। बात करते हैं पेमेंट बैंक्स की, तो हम पेमेंट बैंक को अलग करके चलेंगे, ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक को अलग करके चलेंगे। सो पेमेंट बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ प्रमोट करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि प्रोवाइड करके स्मॉल सेविंग्स अकाउंट का एंड पेमेंट रेमिटेंसेज सर्विसेज का, ठीक है। तो जैसे पेमेंट के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। लीगल फ्रेमवर्क की बात करो तो एक तरीके से पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ही हैं। CRR को ये भी फॉलो करती हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ये भी आती हैं, ठीक है। एंड उनको कंप्लाई भी करना पड़ता है SLR ऑब्लिगेशंस के साथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एक्टिविटीज़ परमिटेड या स्कोप, तो इनकी एक्सेप्टेंस करती है सिर्फ डिमांड डिपॉजिट का, यहाँ पे टाइम डिपॉजिट्स अलाउड नहीं होते हैं। एज वेल एज ये सिर्फ ATM एंड हमारा जो है डेबिट कार्ड को इशू कर सकती है, क्रेडिट कार्ड को नहीं कर सकती, बिकॉज ये लोन भी नहीं दे सकते, सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं, छोटी मोटी ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं। इनकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि NRI का डिपॉजिट नहीं आ सकता, बिकॉज उनका नाम ही क्या है, पेमेंट बैंक्स। तो यहाँ पे डिपॉजिट रख के क्या ही करेंगे ना, NRI को क्यों बुलाना, टाइम डिपॉजिट नहीं दे सकते, जैसे में रहता है लोन्स भी नहीं
ऑफर कर सकते हैं। आगे हम बात करें सीआरआर एनएलआर एसएलआर। सीआरआर इनको मेंटेन करना पड़ता है। एसएलआर की अगर मैं केस में देखूँ तो इनका थोड़ी सी कंडीशन होती है उस चीज़ पे, ठीक है। क्या कंडीशन है कि डिमांड डिपोजिट जो है 75% उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स में, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो मतलब समझ इतना ध्यान रखना कि इसमें कुछ कंडीशन है एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते हैं। रैपो एक्सेस कर सकते हैं। क्लाइंट का बेस हमें नहीं स्पेशल याद नहीं रखना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 49% ऑटोमेटिक, 74% अप्रूवल के साथ आ सकते हैं। मतलब 49% तो ऑटोमेटिक बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ आ सकते हैं। 74 तक अगर मैं जाने तो अप्रूवल के साथ आ सकती है। इसका मतलब है एफडीआई इसमें काफ़ी आ सकती है। एफडीआई की जो मेन लिमिट है वो 75% याद रख लो कि ज़्यादा अच्छा नंबर लगता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो मिनिमम के पास 100 करोड़ का पैसा आना चाहिए, ठीक है। ये पेमेंट करते हैं जनरली, बस और कुछ काम के लिए है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं स्मॉल फाइनेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन को बेसिकली प्रमोट करने के लिए ऐसे लोगों का। तो प्रोविजन करते हैं सेविंग व्हीकल्स को सप्लाई करते हैं, थोड़ा बहुत क्रेडिट भी देते हैं। स्मॉल फाइनेंस पहली बात है, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये भी है, शेड्यूल्ड बैंक्स के अंडर आते हैं ये भी, और ये भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, ये भी ध्यान रखना है चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं करी। एंड ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर भी आते हैं। सीआरआर एसएलआर ये भी फॉलो करते हैं, आगे लिखा हुआ है सो मैं यहाँ पे नहीं लिखती, चलो। एंड आगे बात करते हैं एक्सेप्टेंस करते हैं, सारे काइंड ऑफ एक्सेप्ट डिपॉजिट करते हैं, टाइम हो डिपॉजिट हो। लैंडिंग टू अनरिजर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेक्शंस को ज़्यादा करते हैं, ठीक है। एंड कैन इशू कर सकते हैं बोथ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। अच्छा ये क्यों है, बिकॉज देखो लॉजिकली अगर हम देखें तो बात ही उन्होंने क्या करी थी, इनका ऑब्जेक्टिव ही क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन उन लोगों का करने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी अंडर अनसर्व्ड है, फिर कहे तो अंडर सर्व्ड है, राइट। कैन इशू कर सकते हैं बोथ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड को। लोन 75% को पीआईएल में पीएसएल में देना पड़ता है, ठीक है। सीआरआर एसएलआर दोनों इनको मेंटेन करना पड़ता है। एक्सेस कर सकते हैं रेपो को, ठीक है। और एफडीआई की अगर मैं बात करूँ तो 49% ऑटोमेटिक एंड ये 74% अप्रूवल, मतलब ये वाली बात है 75% तक मंगा सकते हैं, ठीक है। एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो इनमें भी सेम हमारा 100 करोड़ है। मतलब बेसिकली जो मेजर डिफरेंस था वो था कि लोन दे सकते हैं, ठीक है, मेजर, और ये इसी वजह से क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। जो मेन इसमें डिफरेंस था वो यही था, ठीक है। और सारे डिपॉजिट्स को भी ये कर सकते हैं, इनके बीच का डिफरेंस की बात करें तो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स की। अब ये क्या है, ये हमारी होलसेल ओन्ड पेमेंट बैंक्स है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट का, जिसमें 100% इक्विटी किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मिनिमम बैलेंस इसमें क्या चाहिए, अगर आपको अकाउंट खुलाना है तो 100 रुपये चाहिए, सिर्फ मात्र 100 रुपये, ठीक है। और कौन खुला सकता है, जिसकी भी 10 साल प्लस में जिसकी भी एज है। टाइप्स ऑफ अकाउंट में सफल, सुगम एंड सरल खुलते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट नाम ध्यान रखना है, ठीक है। सर्विसेज की बात करूँ तो क्या क्या देगी, जस्ट रीड इट की ज़्यादा रटना नहीं है, बट ट्राई टू वी कैन। दो स्टेप मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग देती है। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि पीओएस, मोबाइल वॉलेट्स, एमपीओएस, मतलब प्रीपेड जैसे कि होता है ना वो पेटीएम टाइप, ठीक है। पेटीएम होता है ना, हाँ। एटीएम माइक्रो यूनिट एटीएम देता है, कैन बी यूज फॉर ई कॉमर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, चेक बुक कर सकते हैं, डीबीटी सब्सिडीज लेने के लिए कर सकते हैं। तो जनरली सारे काम होते हैं इनसे भी, लेकिन पेमेंट है, लोन ही नहीं देंगे। पेमेंट नाम में पेमेंट है तो लोन वोन ही नहीं देंगे, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेटिव बैंक्स की। तो कॉर्पोरेटिव बैंक्स के कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज जब अपने आप को बैंकिंग बिजनेस में लगा लेती है तो उसको हम कॉर्पोरेटिव बैंक्स कहने लगते हैं। तो यहाँ पे ये रजिस्टर होते हैं कॉर्पोरेटिव एक्ट्स के अंदर, और बेसिकली इनका कोई मोटिव नहीं रहता है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। इसमें होता क्या है, जनरली जितने भी लोग जैसे कि बहुत सारे लोग आए आपस में आए, मल्टीपल 100 पीपल आए, उन्होंने इकट्ठा करके कुछ 100 करोड़ रुपए जमा करवा दिए, ठीक है। अब ये 100 करोड़ जो पैसे हैं इनमें से लैंडिंग वैंडिंग जिसको भी होती है उन्हीं लोगों को होती है। तो इस तरीके से अपने ही मेंबर्स का क्या करते हैं, काम वाम कराते हैं, ठीक है। आगे हम बात कराते हैं रेगुलेशन की। तो ये अंडर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 आते हैं, एंड कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज दोनों के अंदर आते हैं। रेगुलेशन बैंकिंग रेगुलेशन के भी आ रहे हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट के भी आ रहे हैं, ठीक है, दोनों के आते हैं। नबार्ड जो एपेक्स बॉडी है कॉर्पोरेटिव बैंक्स के लिए, तो नबार्ड के अंडर बेसिकली आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेटिव बैंक्स की और बातें, रेगुलेशन में हमने देख ली, ये दोनों एक्ट के अंदर होता है। सीआरआर एसएलआर ये एप्लीकेबल है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एप्लीकेबल नहीं है। मार्जिनल फैसिलिटी जो होती है वो जनरली कुछ कमर्शियल बैंक्स को ही होती है, ठीक है। नो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स की बात करें तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। एंड ऐसा क्यों है, बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, उसमें क्या होता है कि कुछ सेक्शंस को देना पड़ेगा। जैसे पर मैंने बताया कि अभी कि जो लोन है सिर्फ और सिर्फ किसको देते हैं, अपने ही खुद के मेंबर्स को देते हैं, तो ऐसा सवाल पैदा ही नहीं होता है, ठीक है ना। कौन बोरो कर सकता है, उन्हीं मेंबर्स ऑफ द बैंक जो है बोरो कर सकते हैं। वोटिंग पावर की बात करूँ तो वन मेंबर वन वोट, ठीक है, डाल सकते हैं। मोटो की अगर मैं बात करूँ तो प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअल हेल्प टू इट्स मेंबर्स एंड नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, और कोई भी लॉस एंड प्रॉफिट की बात नहीं करते हैं। एक्सटेंशन की बात की जाए तो लिमिटेड स्टेट्स है जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, एक्सेट्रा, इनमें ज़्यादा ये क्या है फैले हुए हैं, ठीक है। और
बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट एक आया था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या किया गया, अब कोऑपरेटिव बैंक्स भी डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ आरबीआई के अंडर आ गए। पहले आरबीआई के अंडर नहीं आते थे, पहले किसके अंडर आते थे, जैसे हमने देखा था नबार्ड के अंडर आते थे। तो अब दोनों नबार्ड भी एंड आरबीआई दोनों ही इसमें रेगुलेशन करेंगे। अब ज़्यादा ये ओल्ड न्यू फ्रेमवर्क क्या है हमारे मतलब का ज़्यादा नहीं है। बात करते हैं नबार्ड की, नबार्ड और उसके एग्रीकल्चर क्रेडिट की। तो नबार्ड क्या है हमारा, ये स्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1928 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। नबार्ड एक गवर्न होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, और जिनको अपॉइंटमेंट कौन करेगा, डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है। उसमें कौन है, चेयरमैन है, अदर डायरेक्टर्स होते हैं, और उनको अपॉइंट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन कर विद आरबीआई है ये, आई थिंक आर ही लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज आरबीआई। तो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन डेफिनेटली करेगा, जीओआई करेगा, किसके कंसल्टेशन के साथ, आरबीआई के कंसल्टेशन के साथ। नाउ पर्पस क्या है, मेन इसको इस्टेब्लिश हमने क्यों कराया था, अगर हम देखें तो, ठीक है। तो मेन हमने इनको इस्टेब्लिश क्यों कराया था, क्योंकि इसके जो फंक्शंस हैं, एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एक पहले कॉर्पोरेशन थी, तो उसके काम इसने लेने शुरू कर दिए, ठीक है। बेसिकली रीफाइनेंस करता है फंक्शंस ऑफ आरबीआई की इन रिलेशन टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबी। तो एज वेल एज जो भी रीफाइनेंस करना था फंक्शन, जो भी आरबीआई के भी काम थे, जो आरबीआई के काम थे रिलेटेड टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द आरआरबीज, एज वेल एज एंड जो एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से था, एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी था, ये सारे काम किसके आगे, नबार्ड के आगे। तो मेन इसके ये फंक्शन था, ठीक है। तो इसके नाम में ही है, नेशनल बैंक है किसके लिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए, रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली काम कराता है, ठीक है। और मैं बात करूं और इसके क्या क्या फंक्शन है, तो सबसे पहला वही है कि रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है किसके लिए, जो भी ये प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट देता है एग्रीकल्चर को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। देखो रूरल नाम से पता चल रहा है, एग्रीकल्चर का तो था ही, और रूरल डेवलपमेंट में होते हैं, रूरल में होते हैं ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रूरल में होते हैं कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, गांव में होंगे, हैंडीक्राफ्ट जो है गांव में होंगे, रूरल क्राफ्ट, रियल आर्टिसंस है, अदर जो एलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज है रूरल से रिलेटेड, उन सबको फाइनेंस करेगा। देन प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स भी देता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, आरआरबीज एंड एलडीबीज को एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको भी अप्रूव आरबीआई करते हैं। जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि ये क्या करता है, कॉर्पोरेटिव जो भी बैंक्स है आरआरबी, देखो इनका भी फंक्शन कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कॉर्पोरेटिव बैंक्स का है रूरल डेवलपमेंट में बनते हैं, आरआरबीज क्या है रीजनल रूरल बैंक्स है, वो भी हमारे रूरल वर्ड आ गया, ठीक है। और ये एलडीबीज क्या है, ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, व्हाट इज दिस एलडीबीज, हम गूगल पे चेक करेंगे अभी के अभी। लैंड डेवलपमेंट बैंक, ओके लैंड डेवलपमेंट बैंक, वही बात है, सब कुछ ये जो भी अप्रूव कर देगी आरबीआई, अप्रूव करती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म लोन्स देता है स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, जो कि सब्सक्राइब करे अपनी शेयर कैपिटल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। बेसिकली हमने देखा था जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं ना, उसमें बेसिकली शेयर होता है, किस किस का होता था, हमने 3 चीज़ें देखी थी। एक तो स्पॉन्सरिंग जो भी हमारा दैट इज कमर्शियल बैंक था उसकी होती थी, एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की होती थी, और एक स्टेट गवर्नमेंट की थी। तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोऑपरेटिव बैंक में पैसा लगाना है तो उसके रिगार्डिंग भी ये क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या दे देता है, लोन दे देता है। तो वही वाली बात है, ये गिव करता है, लॉन्ग टर्म लोन्स दे देता है स्टेट गवर्नमेंट को, और जिससे वो सब्सक्राइब कर सके शेयर कैपिटल कोऑपरेटिव। तो वही कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से रिगार्डिंग आ गया, वही वाली बात है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की, नीति आयोग की, बाकी किसी भी इंस्टीट्यूशन की विद द डेवलपमेंट अगर स्मॉल, ये सारी इनके रिगार्डिंग, मतलब सबकी पॉलिसीज को भी क्या करा रहा है, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन भी बिठाने का काम कर रहा है। एज वेल एज ये इंस्पेक्ट करता है आरआरबीज को, कोऑपरेटिव बैंक्स को एंड अदर देन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। ये मेंटेन करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड टू प्रमोट करने के लिए रिसर्च इन, ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड भी कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, मतलब कुछ पैसा मेंटेन कर रहा है जिससे कि आगे रिसर्च कर सकें एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये मेन इसके काम है। कुछ अमेंडमेंट एक्ट आया था कुछ 2017 का, अब इसमें बेसिकली 2-3 मोटे मोटे चेंजेस थे जो है। एक तो इंक्रीज कर दिया कैपिटल ऑफ नबार्ड, मतलब नबार्ड में पहले कितने पैसे रख सकते थे, कितने कैपिटल थी, अब उस चीज़ को, उस लिमिट को बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया, इतना ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन जो है, इसमें बोला गया कि नबार्ड का अलोन में ही सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है वो कितना होना चाहिए, 51% होना चाहिए, ये बात रखी गई है, ठीक है। तो ट्रांसफर कर दिया आरबीआई का शेयर, मतलब पहले आरबीआई का ज़्यादा था, आज के टाइम पे क्या कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो कैपिटल बढ़ा दी है, गवर्नमेंट का शेयर बढ़ा दिया, एज वेल एज नबार्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो प्रोवाइड कर सकता है क्रेडिट अदर फैसिलिटी उन इंडस्ट्रीज को भी जिनकी इन्वेस्टमेंट क्या है, अप टू 10 करोड़ है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड 5 करोड़ है सर्विस सेक्टर में। तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो बढ़ा दी है, मतलब क्रेडिट जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया है, ठीक है। कहाँ का क्रेडिट दे सकता है।
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होते हैं, ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंदर, नाम ही कंपनी है इनका, ठीक है, और एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ क्या देंगे, लोन एडवांसेस देने, कुछ ना कुछ फाइनेंसिंग से काम कर रही है, लोन्स दे रही है, एडवांसेस दे रही है, रिक्विजिशन करा रही है सारी सिक्योरिटीज़ का, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का, लीज कर रही है, हायर परचेज कर रही है, इंश्योरेंस बिजनेस है, चिट बिजनेस है, इस टाइप का जो भी वो काम कर रही है वो सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। बेसिकली इनका क्या होता है, ये जनरली ना किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होती है, किसी कंपनी के लिए या फिर इंस्टीट्यूशंस के लिए सारे लोन्स एंड एडवांसेस देती है, तो इसलिए इनको नॉन बैंक बोला है हमने, ठीक है। अगर हम बात करें जरूरी नॉन बैंकिंग कंपनी की, अब ये क्या होती है, ये क्या बला है, ये भी एक कैटेगरी है एनबीएफसी का, एक टाइप का, ठीक है। तो कैटेगरीज क्या हमारे एनबीएफसी की, तो ये एक्सेप्टेंस करते हैं डिपॉजिट का एंड इन्वेस्ट करते हैं अप्रूव सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। तो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को और इन्वेस्ट करते हैं अपनी अप्रूव सिक्योरिटीज में, इस तरीके से ना। कैसे ये डिफरेंट है कमर्शियल बैंक से, तो वही है कि कैन नॉट डिमांड डिपॉजिट, मतलब जनरल लोगों से ये डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकता, जिसमें मैंने बात करा। डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का भी पार्ट नहीं, इसके कोई पेमेंट वेमेंट नहीं होती है, ठीक है। नाउ ये कैन नॉट इशू नहीं कर सकते हैं चेक बुक्स को टू द कस्टमर्स, ठीक है, ये डिपो इशू नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बात करा यार, ये नॉर्मल बैंक्स की तरह काम ही नहीं करते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है इसके पास, एंड रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट जो एनबीएफसी करे ना करे उसकी गारंटी भी आरबीआई नहीं लेता, तो एक तरीके से ये भी है, ठीक है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, इवन ये आरबीआई के अंडर आते भी नहीं है, ठीक है। अलग अलग जो कैटेगरीज होती है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंडर आते हैं, वो आगे देख लेंगे, ठीक है। तो ना ही तो डिमांड डिपॉजिट ले रहे हैं, ना ही तो कोई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट है, नहीं ये इशू कर रहे हैं चेकबुक को, नहीं कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल है उनके पास, ना ही कोई रिपेमेंट जो उनकी डिपॉजिट करे ना करे वो गारंटेड भी नहीं आरबीआई के थ्रू, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो एक तो होते हैं जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और एक होते हैं जो नहीं करते हैं, तो भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें भी दो कैटेगरी थी, ठीक है। तो कोई कोई है जो कर लेता है। रेगुलेशन कैसे करते हैं, रजिस्टर्ड अंडर द आरबीआई, तो डिपार्टमेंट ऑफ जो हमारी नॉन बैंकिंग सुपरविजन एक डिपार्टमेंट बना रखा है नॉन बैंकिंग के सुपरविजन के लिए आरबीआई के लिए, तो उसमें वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कुछ रेगुलेशंस कर सकते हैं, कुछ डायरेक्शंस दे सकते हैं, सर्विलेंस कर सकते हैं, एज वेल कुछ पुनिटिव मतलब पनिशमेंट जैसे एक्शंस भी ले सकते हैं अगर वो उनकी चीज़ों से ना माने तो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कुछ व्हाट इज़ दिस, कुछ एक समथिंग न्यू आया है, कुछ चेंज था ये, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैटेगराइजेशन क्या है एनबीएफसीज की, जो कि रजिस्टर नहीं अंडर द आरबीआई। सो इंश्योरेंस कंपनी जो है आरबीआई के अंडर नहीं आती है, ठीक है। तो उनको कौन रेगुलेट करता है, उनको करता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम कहते हैं इडा, ऐसे बोल रही हूँ मैं। ऐसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जिसको रेगुलेट कौन करता है, एनएचबी, दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक। उसके बाद स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, म्यूचुअल फंड, वेंचर, जो भी कैपिटल से रिगार्डिंग, जो भी इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग स्कीम्स हैं, इनको कौन करता है, सेबी करता है। और निधि कंपनीज को कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करता है। तो मैं ध्यान रख रहा है इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जो भी सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग जो भी कंपनीज हैं वो, एंड निधि कंपनी जो है इसके अंडर नहीं आती है, आरबीआई के अंडर नहीं आती है, हमें ध्यान रखना है। ऐसी एनएचपी एनबीएफसीज कुछ आते हैं, मतलब सारे ही नहीं आते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ नया हुआ था, यस। तो बेसिकली जो स्केल बेस्ड रेगुलेशन है कि कितने स्केल पे, मतलब जो रेगुलेशन होगी आरबीआई की वो किस बेसिस पे होगी, कितने स्केल पे होगी। जैसे 1 to 10 के स्केल में देखें तो कमर्शियल बैंक पे जैसे 10 नंबर पे आ रही है, किसी भी रेगुलेशन कम हो रही है तो इस पर हम कहेंगे 5 नंबर पे आ रही है। तो एक रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निकाला है एनबीएफसीज के लिए किस तरीके से करना, और इसका एम है कि प्रोटेक्ट करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना है। वही अब क्या है वो, तो इसलिए आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा है 4 स्केल, एक बेस लेयर जो है कि किस तरीके से वो रेगुलेट करेगा। बेस लेयर मतलब कम रेगुलेट करेगा, मिडल लेयर मतलब उसको थोड़ा सा ज़्यादा करेगा, अपर लेयर उसको थोड़ा और ज़्यादा करेगा, एंड टॉप लेयर उसको और ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो जितनी भी एनबीएफसीज हैं उनको बकेट एंड रेगुलेट करेंगे अंडर वन ऑफ दीज लेयर्स। तो इस तरीके से जो है आरबीआई रेगुलेट करेगा, बस इतना ही, हमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करें। मतलब आरबीआई रेगुलेट करता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, लेकिन हर किसी को नहीं करता, जैसे कि इन सबको ये कर रहे हैं, ठीक है, हर किसी को नहीं कर रहा है, नॉट ऑल, ठीक है। और कर भी रहा है तो किस तरीके से कर रहा है, कुछ 4 टाइप इन्होंने क्या बना दी है, कुछ स्केल बना दी है, उसके बेसिस पे वो रेगुलेट कर रहा है, खत्म। इतना ही जानना है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं मिसलेनियस टर्म्स पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्रा की। तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था, और इसका मेन पर्पस क्या है, ये माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, जैसे कि छोटी छोटी यूनिट्स है उनकी डेवलपमेंट, पहले तो नाम से समझते हैं, उनकी डेवलपमेंट है, रीफाइनेंस करेगा, ठीक है। तो लोन दे सकता है अप टू 10 लाख का नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस को, ठीक है, छोटी छोटी इंटरप्राइजेस को। ये डज नॉट लैंड नहीं करता डायरेक्टली कभी का, और बेसिकली लोन्स दे देता है गिवन बाय कमर्शियल बैंक्स आरआरबी, इस तरीके से। ये क्या कर देता है, डज नॉट लैंड डायरेक्टली टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को नहीं देता है, ये लोन्स आर गिवन बाय, ये लोन्स जो होते हैं इसके अंडर, वो लोन्स कौन देता है, ये कमर्शियल बैंक्स वगैरह वगैरह देते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली खुद को नहीं, मतलब
डायरेक्टली नहीं देता, ठीक है, इनडायरेक्टली दे रहा है, लाइक उनको पैसे दे देता होगा और फिर वो आके उन लोगों को दे देते हैं, ठीक है। तो पर्पस याद रखना, माइक्रो, इसकी अगर हम डेफिनेशन रखते हैं तो उसे भी हम याद रख सकते हैं। नाउ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट जो NBFCs होते हैं, तो ऐसे NBFCs जिनके ऐसे साइज बहुत ज़्यादा 500 करोड़ ज़्यादा है, और इसलिए वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बहुत लार्ज पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है, एक सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम है जिसमें अलाउ करता है बैंक या अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फ्रॉम ऑल अराउंड, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, कि वो सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं इंक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हर कोई डिकोड नहीं कर सकता, ऐसी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। बेसिकली गवर्न करता है G10 कंट्रीज में, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना, यूरोप, बेल्जियम और G10, चलो इतना याद रख लेना। और स्विफ्ट एक सिस्टम है, ठीक है। नाउ IFSC कोड क्या होता है, कोड होता है, ठीक है, जो 11 डिजिट का कैरेक्टर होता है, जो बेसिकली हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई करने में कि इंडिविजुअल की बैंक ब्रांच कहाँ है। तो एक तरीके से क्या है, जैसे हमारा होता है ना, एक कोड नहीं होता है हर जगह का, जैसे कि मेरा 121002 है, तो इस तरीके से, ठीक है। नाउ MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बेसिकली 9 डिजिट का एक प्रिंटेड चेक होता है जो एक करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी चेक में, ठीक है। प्रिंटेड एक नंबर है होता है, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चेक नंबर क्या है, और स्पीड अप करता है प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स को की प्रोसेस करने में, ठीक है। NRI डिपॉजिट की बात करें तो जो भी फॉरेन करेंसी जो कि डिपॉजिट होती है इंडियन बैंक में बाय एक नॉन रेजिडेंट इंडियन करता है, तो उसको हम NRI डिपॉजिट कह रहे हैं। ये हमारे एक तरीके से हमारे कैपिटल फ्लोज होता है और इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, ठीक है, क्योंकि जो भी वो पैसा भेजते हैं किसकी फॉर्म में, एक फॉरेन करेंसी की फॉर्म में भेजते हैं इंडिया में, तो इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व का हमारे लिए काम करता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज NRI रेमिटेंसेस होते हैं जो फॉरेन करेंसी फंड्स होते हैं जो कि NRI भेजते हैं अपने फॉल्ट को, मतलब लोगों को भेजते हैं, डिपॉजिट नहीं करा रहे हैं बैंक्स में, लोगों को भेज रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे भैया US में रहते हैं, अगर वो मुझे कोई पैसा भेजेंगे, सॉरी नॉट US, UK में, तो वो क्या होगा, मेरा एक तरीके से रेमिटेंस होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जैसे मैं बताया, जो बैंक्स होते हैं उनको एक प्रोवाइड करना पड़ता है स्पेसिफाइड पोर्शन अपने बैंक लोन्स का फ्यू स्पेसिफिक सेक्टर्स को। ये बेसिकली 8 ब्रॉड सेक्टर्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, आपको पता है एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, MSME है, ठीक है, उसके बाद हाउसिंग है, एजुकेशन है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड कुछ अदर्स भी हैं, ठीक है ना। जितने भी शेड्यूल बैंक्स हैं, जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं, उनको रिजर्व करना ही पड़ता है 40%, ठीक है, अपनी लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर का। तो ध्यान रखना है कौन किस किस को, जो जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी हमारे फॉरेन बैंक्स हैं, उनको 40% जो है, फॉरेन बैंक्स भी ये ध्यान रखना है, उनको रखना पड़ता है, PL को देना पड़ता है। RRBs एंड कॉर्पोरेटिव बैंक्स के लिए एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए वही लिमिट क्या है, 75% है, पीछे पढ़ के आए हैं ना। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, अब ये क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग सर्टिफिकेट एक इंस्ट्रूमेंट है जो इनेबल कराता है बैंक्स को अचीव करने के लिए उनकी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स को विदाउट एक्चुअली डिसबर्सिंग लोन। जैसे कि हो सकता है कि मेरे को लोन ना देना हो, लेकिन मेरे को अचीव करना है, टारगेट तो अचीव करना है, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, सर्टिफिकेट जो है अलाउ करता है बैंक्स को कि वो सिटिंग ऑन द सरप्लस लोन्स टू द प्रायोरिटी सेक्टर टू सेल सर्टिफिकेट टू बैंक्स दैट हैव नॉट मीट द टारगेट्स। वो क्या करते हैं, अपने उस सेक्टर को क्या करते हैं, उन बैंक्स को दे देते हैं जिन्होंने अपने टारगेट्स को मीट नहीं किया, सर्टिफिकेट एज अ फॉर्म ऑफ कैश कि तुम हमारी तरफ से कर दो। इट्स लाइक दैट, ठीक है, इस तरीके से वर्क कर रहा है। नाउ मर्चेंट बैंक क्या है, मर्चेंट बैंक मतलब नाम से है, जो मर्चेंट्स को सिर्फ क्या देंगे, लोन देंगे एक तरीके से। सो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कंडक्ट करनी है अंडर राइटिंग, लोन सर्विसेज देंगे, फाइनेंशियल एंड फंड रेजिंग सर्विसेज देंगे लार्ज कॉर्पोरेशन या फिर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को, ठीक है, जिनके पास बहुत पैसा है। ये नॉट प्रोवाइड सर्विसेज जनरल पब्लिक को नहीं देते हैं, इनका नाम ही मर्चेंट बैंक है। एंड इन नॉन डिपॉजिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें कोई भी आके डिपॉजिट नहीं करा सकते हैं, सिर्फ जस्ट ये लोन ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो लोन सर्विसेज देंगे, फाइनेंसिंग, एडवाइजिंग, फंड रेजिंग सर्विसेज देंगे लार्ज कॉर्पोरेशन एंड नेट हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को। नाउ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट क्या है, तो एक रेफरेंस रेट है, इंटरनल बेंचमार्क है वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जिसपे उनको बेसिकली लैंडिंग करना है, लोन लैंड करना है। ये बेसिकली फिक्स करता है, RBI फिक्स करता है और हेल्प करता है बैंक को डिफाइन करने के लिए मिनिमम इंटरेस्ट रेट क्या होगा। मतलब एक तरीके से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट RBI सेट करता है, एक ही बेंचमार्क है कि भैया इतना आपको रखना है, तो उसके आसपास जो है कमर्शियल बैंक अपने अकॉर्डिंग रख लेते हैं, ठीक है। ना व्हाट इज व्हाइट लेबल हमने पीछे पढ़ लिया, तो अभी नहीं पढ़ेंगे। शैडो बैंक्स क्या होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट करते हैं सेम वे जैसे कि बैंक्स बट नॉट सब्जेक्ट टू बैंकिंग रेगुलेशन, लेकिन उनके ऊपर ना बैंक के रेगुलेशंस नहीं होती है, बैंक्स की तरह बस बैंकिंग रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। तो शैडो मतलब एक तरीके से अंधेरे में छिपी हुई है, इसलिए इनके ऊपर रेगुलेशन नहीं है। लीड बैंक स्कीम क्या है, तो असाइनमेंट है ऑफ लीड रूल्स, लीड रोल्स जो कि इंडिविजुअल बैंक्स को दिया जाता है एक डिस्ट्रिक्ट में। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक है, उसको बोल दिया जाता है कि आपको आपका ये काम है, और बाकी सारे बैंक पे भी ये सारी चीज़ें वो करता है, तो लीड बैंक स्कीम। नॉट डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स क्या होते हैं, ऐसे बैंक जिनकी इकोनॉमी का नेशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर उनका फेलियर हो जाता है तो उससे हो सकता है कि रिजल्ट हो सकता है कि एक सिग्निफिकेंट डिसरप्शन हो जाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो इसलिए वो डोमेस्टिकली क्या है, सिस्टमेटिकली क्या है, इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। होलसेल बैंक्स क्या है, डेफिनेटली समझो होलसेल, कुछ बड़ा है, कुछ
बल्क में होगा। सो सर्विसेज जो कि सोल्ड होती है लार्ज क्लाइंट्स को, जैसे कि अदर बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, लार्ज कॉर्पोरेशंस, रियल एस्टेट डेवलपर्स को, जनरल पब्लिक को नहीं हो रही है, होलसेल किसी बड़े जो है इंस्टीट्यूशन को हो रही है, बैंक्स को, ये इन सबको, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज। नॉन नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज क्या होती हैं? तो डिफरेंस होना सम ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में ऑफ अ बैंक एंड द डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ एसेट हेल्ड बाय अदर बैंक्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ, जो भी एक बैंक है या दूसरा बैंक है, ठीक है। तो एक बैंक में जितनी भी हमारी सम ऑफ डिमांड है इन टाइम लायबिलिटीज जो भी आई है, दो टाइप की लायबिलिटीज आती है, तो डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं, तो डिमांड लायबिलिटीज होगी और एक टाइम लायबिलिटीज होगी। उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम दूसरे बैंक के किसके साथ? डिपॉजिट, एंड द डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ एसेट हेल्ड बाय अदर बैंक्स, ठीक है। डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ एसेट हेल्ड बाय, नहीं, दूसरा बैंक नहीं है यहाँ पे, दूसरे बैंक का पैसा है, जो पैसा है, जो भी उसने डिपॉजिट करा रखा है, उन दोनों का रेशियो होता है बेसिकली, ठीक है। नाउ डिपॉजिट इंश्योरेंस, नहीं डिफरेंस है, सॉरी रेशियो नहीं है, डिफरेंस है। एक मिनट इसको भी डिलीट करो दिमाग से। ये बोल रहा है कि डिफरेंस है किसके बीच में? डिफरेंस है किसके बीच में? एक तो जो भी उसकी टाइम लायबिलिटी है प्लस में डिमांड लायबिलिटी है बैंक की आई है जो लोगों के पास है, माइनस में जो अदर बैंक का कोई एसेट है, तो अदर बैंक का भी एसेट है, अदर बैंक्स भी एक दूसरे में डिपॉजिट करते हैं, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है उससे हमें क्या आती है? नेट जो है ये आती है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज आती है, ठीक है। नाउ डिपॉजिट इंश्योरेंस इन इंडिया, तो बेसिकली ये क्या है कि ये अंडर आते हैं हमारे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के। सो ये एक लाइबल है पे करने के लिए, इंश्योर्ड बेसिकली लाइबल बनाता है इंश्योर्ड को डिपॉजिट अमाउंट को पे करने के लिए टू द डिपॉजिटरी और एन इंश्योर्ड बैंक, ठीक है। दोबारा बोल देती हूँ, ये क्या है? ये अंडर एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट के आते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड जो क्रेडिट कॉर्पोरेशन होते हैं वो लाइबल, उनको लाइबल बनाता है कि आपको पे करना पड़ेगा जो भी इंश्योर्ड डिपॉजिट अमाउंट है, जो भी एक इंश्योर्ड, जो भी जिसने इंश्योरेंस लिया था उसने जो भी डिपॉजिट अमाउंट किया था डिपॉजिटर्स में और फिर इंश्योर्ड बैंक है, तो उसको वापस देना लाइबल है, आपको पे करना पड़ेगा। सो अभी किस किस को कवर करती है? जितने कमर्शियल बैंक उसको करती है, पेमेंट बैंक्स को करती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को करती है, आरआरबीज को करती है, फॉरेन जो भी बैंक ब्रांचेज उनको करती है, लोकल एरिया बैंक्स को करती है, कॉर्पोरेटिव बैंक्स को करती है। तो जनरली ये सबको ही करती है, इस तरीके से सारे बैंक्स को करती है, ठीक है। ये तो आपको मतलब ये बेसिकली क्या कर रहा है? डिपॉजिट का इंश्योरेंस दे रहा है कि जो भी लोगों का डिपॉजिट है आपको उसको वापस देना पड़ेगा, तो उसको लायबल बना रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा और इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। ना इश्यूज़ क्या है एनपीए के? तो एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं, एसेट जो नॉन परफॉर्मिंग हो जाती है जबकि वो मतलब जनरेट करना बंद कर देती है, इनकम को जनरेट करना बंद कर देती है। लोन्स एंड एडवांसेस जो कि बोरोअर हैज स्टॉप मेकिंग इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट्स ओवर 90 डेज, तो ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस जो कि 90 दिन हो गए हैं, 90 दिन ऊपर हो गए, मतलब आज का दिन है, ठीक है, आज पेमेंट करनी थी, रीपेमेंट करनी थी जो भी लोन ले रखा था, लेकिन 90 डेज प्लस हो गए हैं, अभी तक रीपेमेंट नहीं आई है, तो उनको भी एनपीए कहते हैं बैंक्स की टर्म में। अब कुछ टर्म्स है जैसे कि बैड लोन। बैड लोन का मतलब है ऐसे लोन्स जो कि बैंक फेल टू रिकवर, अब वो रिकवर नहीं कर पाए, ठीक है। राइट ऑफ करना उन बैड लोन्स को बेसिकली क्या करते हैं? एसेट एंड लायबिलिटीज के साइड में लिख के चलते हैं, तो हमारी एसेट होती है बैड लोन्स, ठीक है। अभी बैड लोन्स को हम लेके चलते हैं, लेकिन अब वो राइट ऑफ मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए वो क्या है, ऐसे बैड लोन है ही हैं और कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि वो रिकवर हो जाएंगे, सो हम उनको ड्रॉप कर देते हैं, बैलेंस शीट से हटा देते हैं, उसको हम कहते हैं राइट ऑफ करना। प्रोविंशन का मतलब है आरबीआई ने मैंडेट करा है कि आपको एक असाइड रखना पड़ेगा कुछ सर्टेन प्रोपोर्शन अपने एसेट वैल्यू का कवर करने के लिए बैड लोन्स को, मतलब कुछ इस काइंड ऑफ अ फंड बना दो और इससे आप रिकवर कर सकते हो अपने बैड लोन्स को। ना प्रोविंशनिंग कवरेज रेशो मतलब जो भी आपका लॉस होता है उससे रिकवर हो जाएगा। प्रोविंशनिंग कवरेज रेशो का मतलब है रेशो ऑफ प्रोविंशनिंग टू ग्रॉस एनपीएज एंड फंड्स अ बैंक हैज केप्ट असाइड लॉसेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक रेशो है किस चीज़ का? प्रोविंशिंग टू ग्रॉस एनपीए, कितना प्रोविजन बनाना है एनपीए का, बनाया है आपने एनपीए पे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए जो भी आपने एक तरीके से प्रोविजन बनाया है, और जो भी फंड अब बैंक हैज़ केप्ट असाइड टू कवर लोन लॉसेस, और उसके अलावा जो फंड आपके पास है लॉसेस को कवर करने के लिए, इन दोनों का एक तरीके से रेशो है कवरेज, ठीक है। तो कितना वो एक तरीके से कवरेज देगा? नाउ टैकलिंग ऑफ एनपीए क्राइसिस इंडिया में तो हमने क्या क्या करा है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई। बेसिकली करता क्या है? एसेट समझो, एसेट जो हमारे लोन्स थे, बैड लोन्स थे, जो एनपीए था वो क्या था? एसेट था, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, ऐसी कंपनीज है। तो बेसिकली क्रिएट हुई है अंडर द सरफेसी एक्ट, और ये अनलॉक करती है जो वैल्यू है स्ट्रेस्ड लोन्स की। ये बाय करती है बैड लोन्स को, एनपीएस को फ्रॉम द बैंक्स के एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और उसको कोशिश करती है उसको
लाने की। नो 525 रूल क्या है, बेसिकली एक्सटेंड करता है द टेन्योर ऑफ लोन, कि आपका क्या कर दो कि आप टेन्योर ऑफ लोन्स को बढ़ा दो, हो सकता है कि बाकी टाइम में आपका पैसा जो है मिल जाए। स्ट्रैटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग क्या है कि बेसिकली वो होता है लोन्स तो आप ऐसी कॉर्पोरेट को, ठीक है, जो कि और साथ में उनसे हक ले लो, उनसे तभी की तभी डील कर दो कि हमारे पास हम कन्वर्ट कर लेंगे कंप्लीट है पार्ट ऑफ लोन्स को इक्विटी शेयर्स में, अगर उन्होंने लोन नहीं दिया तो, ठीक है। तो एक तरीके से स्ट्रैटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग है कि एक तरीके से एक स्ट्रैटेजी है जिससे आप डेब्ट को वापस ले सको। सस्टेनेबल अगला है स्ट्रक्चरल ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो ये बेसिकली लोन्स है जिसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, सस्टेनेबल अनसस्टेनेबल। सस्टेनेबल डेब्ट को बोलते हैं कि बैंक्स थिंक कि जो फर्म है कंपनी है वो सर्विसेज दे सकते हैं विद इट्स करंट कैश फ्लो के में, ठीक है। एंड आउटसाइडिंग डेब्ट जो है नॉन सस्टेनेबल है, ये कन्वर्टेड है इनटू द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट नहीं हो सकती। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड भी है, इसको हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या कोड है, एक एक्ट है बेसिकली जो कि वही इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी से डील करता है। नाउ व्हाट इज बैड बैंक, बट बैड बैंक क्या है, एक एसेट है, ये भी एक तरह की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो टेक ओवर करती है बैड लोन्स को कमर्शियल बैंक्स के, उनको मैनेज करती है, उनको रिकवर करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये बैड बैंक होते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। नाउ ये जो कोड था इसको देख लेते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड 2016। इसका मेन पर्पस क्या था, इसके नाम से पता चल रहा है, स्ट्रीमलाइन करता है, स्पीड अप करता है रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ फेल्ड बिजनेसेस, जो भी फेल्ड हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, बैंकरप्ट मतलब एक तरीके से उनके पास कुछ भी नहीं रहा है, वो लुट गए हैं, उन सारे बिजनेसेस को बेसिकली रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल, क्योंकि उसमें एक कंपनी है अगर वो बर्बाद हो जाती है तो उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, वो भी बर्बाद हो जाएंगे, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें कवरेज का इंडिविजुअल कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप भी आती है, पार्टनरशिप फर्म्स भी आते हैं, तो सभी आते हैं। इंडिविजुअल की कोई ने एक फर्म शुरू कर दिया, कोई कंपनी है, कोई लिमिटेड लाइबिलिटी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो सब इसके कवरेज है, ठीक है। ना इसमें अथॉरिटीज़ क्या क्या काम करती है, इसमें नेशनल कमीशन लॉ ट्रिब्यूनल जो है कंपनीज के लिए होता है, और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है हमारी इंडिविजुअल्स के लिए। तो दो ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो कंपनीज को रिकवरी में हेल्प कराएगा, एंड डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो कि इंडिविजुअल के लिए बनाया गया, ठीक है, तो अपनी डेब्ट को कैसे रिकवर करें। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी एक बोर्ड है, वो भी स्टैब्लिश कराया गया है इसी से रिगार्डिंग, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी पका दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सीधा आएंगे मिसलेनियस टर्म्स में। तो बैंक रन क्या होता है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे डिपोजिटर्स क्या करते हैं, विड्रॉ कराना शुरू हो जाते हैं अपने डिपॉजिट्स को बैंक से, एंड फियर होता है बिकॉज उनको कि उनका जो फंड है वो, उनका जो डिपॉजिट है वो सेफ है कि नहीं है। तो इसकी रिजल्ट क्या होता है कि बैंक कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। बैंक रन मतलब बैंक भाग नहीं रहा है, बैंक बर्बाद हो गया, रन वाले बोले। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, अब इसका मतलब क्या होता है, रेशो ऑफ बैंक्स कैपिटल टू रिस्क, मतलब बैंक की कैपिटल कितनी है एंड रेशो है किसके साथ, रिस्क के साथ, ठीक है। तो ये मेजर करता है बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, अब उसकी कैपिटल एंड एसेट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसको मेजर कर रहा है ना। आरबीआई ट्रैक करता है बैंक की सीएआर को, और अगर ये जितना हायर होता है उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कैपिटल होगी एज कम्पेयर टू रिस्क। इसका मतलब ये है कि पहले हमारा था 5:1, अब हमारा हो गया 7:1। इसका मतलब है रिस्क 1 था तो कैपिटल 5 है, और रिस्क 1 था तो कैपिटल 7, तो हायर इज गुड, हायर इज गुड। नाउ बेसल नॉर्म्स क्या है, एक इशू हुए थे बेसल कम्युनिटी के थ्रू ऑन बैंकिंग सुपरविजन, एक इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन हुई थी, ठीक है। इसका मेन 3 एम था कि हमें बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें विथस्टैंड कराना है जितनी भी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल। देखो होता क्या था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर किसी भी एक कंट्री का मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी इकोनॉमी में, उसकी बैंकिंग, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है, तो वो पूरी क्या है पूरे बाकी कंट्रीज़ को भी क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए ये सारे बनाए गए थे। तो रिड्यूस करता है रिस्क सिस्टम में, एंड इम्प्रूव करना ट्रांसपेरेंसी। तो रिस्क को रिड्यूस करना है, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आए उसको विथस्टैंड करना है, ट्रांसपेरेंसी को लाना है। ऐसे बेसल कमेटी ने बेसिकली 3 नॉर्म्स निकाले हैं, बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3। वो देख लेते हैं। बेसल 1 क्या है, वो बात करता है ओवरकम करने के लिए अनएक्सपेक्टेड क्रेडिट रिस्क को, ठीक है। तो रिस्क को ओवरकम करने के लिए उन्होंने बोला कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको आप 8% रखो ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स का, मतलब 8% एक तरीके से आपको मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट रखनी है वो 8% रखनी है अपनी वेटेड एसेट्स की, मतलब जो भी आपकी रिस्क वेटेड एसेट्स है उसका 8% रखना है आपको एज मतलब इस तरीके से मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको रखनी है। ऐसे बेसल सेकंड क्या है, वो बोल रहा है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का वही 8% ही रखने की बात करिए, वही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को जो हमने ऊपर देखा था, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को आपको 8% रखना है, ठीक है। वही वाली बात बोल रहा था ये भी, ठीक है। एंड सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, मतलब बेटर आपको रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज़ करो, अच्छे सुपरविजन करो, एंड देन डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिस्प्ले, जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन है ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए आप क्या करो, डिस्क्लोज करो अपने किसके साथ, दैट इज सेंट्रल बैंक के साथ, जो भी आपका CAR है, जो कि रिस्क एक्सपोजर है, जो अदर रिस्क असेसमेंट है, तो उसको बताओ। तो क्या क्या बातें बोली, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होना चाहिए,
पहले मैं बोला था कि 8% होना चाहिए, सेम दूसरे में भी यही बोला। तो इसमें बोला सुपरविजन को बढ़ाओ, और चौथे में बनाओ कि डिस्क्लोज करो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को आरबीआई मतलब कितनी सेंट्रल बैंक के साथ, ठीक है। आगे बेसल 3 में वो क्या बोला, 3 मेन पैरामीटर्स दे रहा, तो सीआर रिक्वायरमेंट्स को आज भी 8% रखने की बात करिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, तो उन्होंने बोला है 2 लिक्विडिटी रेशियोज जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं। पहला है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और दूसरा है नेट स्टेबल फंड्स रेट। इसका मतलब है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का मतलब है हाई लिक्विड रेट, हाई लिक्विड एसेट टू मीट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, कि आपके पास लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का मतलब है कितनी आपके पास हाई लिक्विड कितनी ऐसी एसेट है, सो दैट वो आप इजीली क्या कर सको, जो भी आपका शॉर्ट टर्म वो आता है ना, शॉर्ट टर्म क्या कहता है, शॉर्ट टर्म क्या आता है रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको इतनी इजीली आप उसको मेंटेन करके रख सकते हो, ठीक है। तो पहला तो उसने ये बोला, ठीक है। उसके बाद उसने बोला नेट स्टेबल फंड्स रेट। इसका मतलब होता है कि बैंक रिक्वायर टू मेंटेन एक स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल उसको होनी चाहिए मीट करने के लिए अपनी मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स को। तो ये तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए था और ये मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए था, ठीक है। बस इतना ही बात है। 2 रेशो दिए, ये याद रखना है। क्या क्या नाम था, लिक्विडिटी कवरेज रेशो एंड नेट स्टेबल फंड्स रेट। ये हमारी बात करता है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करने के बारे में बात कर रहा है, और ये मीडियम टर्म को कर रहा है। इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे, नहीं जाएंगे, बस इतना ही रटना है, ठीक है। तो 8% लिक्विडिटी कवरेज रेशो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए, नेट स्टेबल फंड रेट मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए। नाउ लेवरेज रेशो क्या है, लेवरेज रेशो है हमारा कैलकुलेट होता है डिवाइड करके टायर 1 कैपिटल बाय बैंक्स एवरेज टोटल कंसोलिडेटेड एसेट। मतलब बेसिकली जो हमारे कैपिटल होते हैं उनको अलग अलग हम टायर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब टायर 1 जो होता है उसकी कैपिटल का रेशो, जो भी टायर 1 कैपिटल उसका रेशो निकालना है बैंक की एवरेज टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स कितनी है, ठीक है। उनको मेंटेन करके रखना है 3%, ठीक है। तो इस हिसाब से है, ठीक है। जो भी कैपिटल है और एसेट, मतलब कैपिटल और एसेट का एक तरीके से वो निकालना, दैट इज रेशो, कैपिटल एंड एसेट का रेशो निकालना। कैपिटल एक तरीके से लायबिलिटी होती है हमारी, ठीक है, तो पता ही है बैलेंस शीट में हम लिखते थे लायबिलिटी साइड, एंड एसेट, इन दोनों का रेशो निकालना, ठीक है। इसको क्या रखा है, 3% रखने की बात करिए बस, ठीक है। 2-3 चीज़ें थी बेसल 3 में। CAR वही 8% रखना है। लिक्विडिटी कवरेज रेशो की बात करी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, नेट स्टेबल फंड्स रेट की बात करी मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, लीवरेज रेशो की बात करी हमारे कैपिटल एंड एसेट के रेशो की रिगार्डिंग, ठीक है। उसको 3% हमें मेंटेन करना है। आगे बात करें इंडियन बेसल नॉर्म्स की, तो हम बेसिकली बेसल 1 एंड बेसल 3 ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, एंड बेसल 3 हमारा जो है इंप्लीमेंट हो रहा है प्रेजेंट इन फेजेस में, धीरे धीरे हम फेज कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम जैसे कि हमने बात करेंगे कि हम लिक्विडिटी कवरेज रेशो को अच्छा रखें, फिर हम बात करेंगे नेट स्टेबल फंड रेट को, फिर हम बात करेंगे लेवरेज रेशो को, तो धीरे धीरे फेजेस में हो रहा है। नाउ टीचर लोन, टीचर लोन क्या, ऐसे लोन जो कि ऑफर होते हैं लो इंटरेस्ट रेट पे फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एज अ परचेज इनिशिएटिव, ठीक है। ऐसे लोन जो कि लोअर इंटरेस्ट रेट पे ऑफर होते हैं और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। कि 5 साल के लिए ले होगा, 2 साल के लिए ही होगा, चाहे ज़रूरत आपको 2 साल के, लेकिन आपको 5 साल के लिए ही मिलेगा। नाउ इट लैंड्स टू बोरोर्स फॉर लो क्रेडिट रेटिंग्स, ठीक है। तो उन बोरोर्स को देता है जिनकी क्रेडिट रेटिंग्स कम होती है, ठीक है, जिनको मतलब बहुत अच्छा नहीं है, इन्होंने टाइम पे कभी लोन वोन प्रीपे नहीं किया, तो उनको देंगे। तो आरबीआई बेसिकली डिस्करेज करा है बैंक्स को कि ऐसे लोन्स आप ऑफर मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं एनपीए में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बैंक्स की, तो वो गलत है। पब्लिक रजिस्ट्री हमने पढ़ लिया है। विलफुल डिफॉल्टर, इसको नाम से पढ़ने की कोशिश है, नाम से पहचानो। विलफुल डिफॉल्टर मतलब जिसके पास पैसा है, ठीक है, जिसके पास पैसा है। जैसे कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं और मैंने लोन ले रखा है 50 करोड़ का, पर मैं फिर भी नहीं दे रही हूँ, तो वो विलफुल मतलब अपनी मर्जी से डिफॉल्टर में बन रही हूँ। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो एक प्रोसेस है जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि एक्सेस जो है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स का सबको मिले, वल्नरेबल ग्रुप्स को एंड लो इनकम ग्रुप को स्पेशली मिले अफोर्डेबल कॉस्ट पे। सो क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, तो बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि इनको पढ़ लेना एक बार। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स करना, SHGs बैंक लिंकेज प्रोग्राम, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम लाना, प्रधानमंत्री जनधन योजना लाना, प्रधानमंत्री जनधन योजना दूसरा आया होगा 2.0 करके, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कि अभी 2019 से 2024 तक चल रही है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमें यूनिवर्सल एक्सेस करना है, फाइनेंशियल सर्विसेज सबको प्रोवाइड करनी है, हमें प्रोवाइड करना है बेसिक बुककीट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज सबको, एंड एक्सेस कराना है लिवलीहुड स्किल डेवलपमेंट का, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन को स्प्रेड करना है, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंस भी प्रोवाइड करना है, इफेक्टिव एक कोऑर्डिनेशन भी लाना है सारी चीज़ में। सो चैप्टर इज ओवर।